क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा समतल पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ये क्लास 12th फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, समतल पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, और दूसरा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समतल पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो सबसे पहले परावर्तन की व्याख्या देख लेते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये डायग्राम होता है। अगर आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो डायग्राम को समझकर इसका जितना भी डेरिवेशंस होता है ये आप डेरिवेशंस आप खुद से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले एक समतल पृष्ठ लेना है। तो मैंने एक समतल पृष्ठ ले लिया, इसे एक समतल पृष्ठ ले लिया। देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्स डैश एक समतल पृष्ठ है। तो समतल पृष्ठ मैंने एक सबसे पहले ले लिया। इसके बाद हम दो समांतर किरण लेंगे। तो यहाँ पे ये दो किरणें, जो एक यहाँ से है और दूसरा ये यहाँ से है, दो समांतर किरण ले लिए। तो जब पहला किरण यहाँ से आया और यहाँ से टकराने के बाद अपने दूसरी दिशा में लौट गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा किरण ये आया और पृष्ठ से टकराने के बाद इधर चले गया, ठीक है। ये दो किरण मैंने सबसे पहले ले लिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक तरंगाग्र ले लिया, ए बी तिरछी तरंगाग्र ले लिया, जो क्या है, आपतित तरंगाग्र है। यहाँ पे मैंने ए बी जो है एक तिरछी आपतित तरंगाग्र ले लिया। ए बी क्या लिया, आपतित तरंगाग्र ले लिया, तिरछी आपतित तरंगाग्र। इसके बाद ए बी आपतित तरंगाग्र ले लिया जो कि तिरछी है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट डॉट कर यहाँ पे एक अभिलंब हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बनता है, आपतन कोण बनता है, यानी कि आपतन कोण आई बनता है। तो इसका कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। इतना तक कर लिया। इसके बाद सिंपली हम करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर ए से एक त्रिज्या का, यहाँ पे ए बी त्रिज्या का एक क्या करेंगे, चाप खींचेंगे। ए से ए बी त्रिज्या का हम क्या करेंगे, सिंपली सर चाप खींचेंगे। यहाँ पे चाप खींच लिए। यहाँ पे चाप खींचने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ए डैश मान लिए, इसको यहाँ पे ए मान लिए और इसको ए डैश मान लिए। ए डैश मानने के बाद सिंपली हम यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे चाप खींचे हैं उसको स्पर्श कर दिए। स्पर्श कर दिए तो ये क्या हो गया, ये एक परावर्तित तरंगाग्र, ये आपतित तरंगाग्र हो गया। ए बी आपतित तरंगाग्र हो गया और ए डैश बी डैश क्या हो गया, परावर्तित तरंगाग्र हो गया। तो परावर्तित, और यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है, यानी कि आर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे आर से डिनोट्स कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद इस डेरिवेशन को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना कि एक्स एक्स डैश एक समतल पृष्ठ है। एक्स एक्स डैश हम क्या लिया, एक समतल पृष्ठ या फिर अपवर्तक पृष्ठ भी लिख सकते हैं। तो इसे एक्स एक्स डैश एक क्या लिए, समतल पृष्ठ लिए, जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी किरण तिरछी आपतित होती है। तो देख सकते हैं कि ए बी किरणें क्या है, एक आपतित तरंगाग्र है, या तिरछी तरंगाग्र क्या है, ए बी है, आपतित होती है। तरंगाग्र ए बी और समतल पृष्ठ एक्स एक्स डैश के बीच आपतन कोण आई है। देख सकते हैं तरंगाग्र ए बी और समतल पृष्ठ ये एक्स एक्स डैश के बीच आपतन कोण क्या है, आई है, आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई है। इसके बाद माना कि टी बराबर 0 समय पर, हमने माना कि टी बराबर 0 समय पर तरंगाग्र एक्स एक्स डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। तो हमने मान लिया कि टी बराबर 0 समय पर जो है तरंगाग्र जो है, कोई तरंगाग्र एक्स एक्स डैश के समतल पृष्ठ को ए बिंदु पर स्पर्श करती है। टी बराबर 0 समय पर क्या करती है, ए बिंदु पर स्पर्श करती है, एक्स बिंदु पर स्पर्श करती है। इसके बाद फिर हमने क्या मान लिया, स्पर्श करती है। इसके बाद हमने फिर मान लिया कि माना कि तरंगाग्र का वेग v है। इसके बाद हमने क्या मान लिया, सिंपली माना कि तरंगाग्र का वेग v है तथा तरंगाग्र के बिंदु b को परावर्तक पृष्ठ a डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। फिर हमने क्या मान लिया कि तरंगाग्र इसमें जो ये तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र का वेग मैंने v मान लिया तथा तरंगाग्र के बिंदु b को, ये देख सकते हैं तरंगाग्र के बिंदु b को परावर्तक पृष्ठ ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। तो परावर्तक पृष्ठ ये है। तो माना कि तरंगाग्र के बिंदु b को ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, क्या लगता है, t समय लगता है। और जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे ये जो तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र है ए बी, जैसे जैसे हम तरंगाग्र ए बी को देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक तरंग है, जैसे जैसे हम तरंगाग्र को क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे। तरंगाग्र ये ए बी तरंगाग्र है, ए बी तरंगाग्र को हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे टकराता है, एक्स तथा एक्स डैश के
देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्स डैश का एक परावर्तक यानी कि समतल पृष्ठ है। तो वो जैसे जैसे हम ए बी को क्या करते हैं, तरंगाग्र को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो वो ए तथा ए डैश के बिंदु से टकराते जाता है। ए तथा ए डैश के बिंदु से यहाँ पर क्या होता है, टकराते जाता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ए तथा ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराते जाता है। तो ए बी को हम जैसे जैसे हम ए बी को आगे की ओर बढ़ाएंगे, यह ए तथा ए डैश के बीच के बिंदुओं से क्या होता है, टकराते जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, ए तथा ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराते जाता है। इसके बाद सिंपली क्या है, टकराते जाता है। अतः हाइगन्स के अनुसार, इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, अतः हाइगन्स के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक गोलीय तरंगिका निकलती है। इन बिंदुओं से क्या होता है, द्वितीयक गोलीय तरंगिका निकलती है। ये जो तरंगिका है ये एक प्रकार क्या है, गोलीय तरंगिका है। इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से निकलता है। तो यह क्या है, द्वितीय गोलीय तरंगिका है। द्वितीय गोलीय तरंगिका है, बिंदुओं से द्वितीय गोलीय तरंगिका निकलती है। ठीक है, गोलीय तरंगिका। इसके बाद क्या है, तरंगिकाएँ निकलती है जो भी वेग से माध्यम में फैलने लगती है। जो क्या होता है, भी वेग से, भी माना कि तरंगाग्र का वेग v है तो यह क्या हो गया, भी वेग से क्या होता है, ये सभी माध्यम में क्या होती है, फैलने लगती है। माध्यम में फैलने लगती है। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका चलती है। सबसे पहले बिंदु ए, देख सकते हैं यहाँ पे यह बिंदु ए है। तो सबसे पहले ये जो ए है यहीं से द्वितीयक तरंगिका क्या होती है, तो चलती है। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका चलती है, इतना तक लिख लेंगे। इसके बाद सिंपली हम आगे लिखेंगे, कि तथा टी समय में ए बी दूरी तय कर लेती है। सबसे पहले क्या होता है, बिंदु ए से, सबसे पहले क्या होता है, बिंदु ए है यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बिंदु ए से क्या होती है, द्वितीयक तरंगिका चलती है तथा टी समय में क्या होता है, ए बी डैश दूरी तय कर लेती है। तथा टी समय में सबसे पहले द्वितीयक तरंगिका ए से चलती है तथा टी समय में क्या होता है, ए बी डैश दूरी क्या कर लेती है, तय कर लेती है। यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लग जाता है उसको। तो टी समय में ए बी डैश दूरी तय कर लेती है। ठीक इसी समय में बिंदु बी चलकर ए डैश तक पहुँच जाती है। ठीक इसी समय क्या होता है, ठीक इसी समय बिंदु बी चलकर ए डैश तक पहुँच जाती है। सेम फिगर है तो इस फिगर के हिसाब से हम समझते हैं। तो क्या करता है, यहाँ पे बोलता है कि टी समय में ए बी दूरी तय कर लेता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टी समय में क्या होता है, ए बी डैश दूरी क्या करता है, वह तय कर लेता है टी समय में। फिर क्या है, बिंदु बी, इसी समय में बिंदु बी चलकर ए डैश तक पहुँच जाता है। फिर इसी समय में क्या होता है, इसी समय जो बिंदु ये बी है, बिंदु बी चलकर ए डैश तक पहुंच जाता है। बिंदु बी जो है, ठीक इसी समय में बिंदु बी जो है चलकर ए डैश तक पहुंच जाता है। क्या होता है, ए डैश तक पहुंच जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, पहुंच जाता है जहां से अब द्वितीयक तरंगिका चलनी शुरू होती है। इसके बाद क्या होता है, बी चलकर ए डैश तक पहुंच जाती है। अब यहीं से क्या होता है, द्वितीयक तरंगिका चलती है। द्वितीयक तरंगिका चलने लगती है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी डैश बराबर वी टी बराबर बी ए। कैसे, तो देख लेते हैं इस फिगर में। ए बी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी डैश, सिंपली हम क्या देख सकते हैं, ए बी डैश, ए से लेके ए बी डैश तक पहुँचने में हमको टी समय लगता है और वी दूरी है। ए से लेके बी डैश तय करने में हमको टी समय लगता है और क्या है, भी वेग से ये चलता है। ठीक है, इसके बाद बी से लेके ए डैश तक पहुंचने में हमको टी समय लगता है और भी वेग से क्या होता है, चलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी डैश बराबर हो जाएगा भी टी के, क्योंकि दोनों में तो एक ही लगता है, समय वेग दोनों का एक ही है। और इसके बाद बी से ए डैश तक पहुंचने में भी वही लगता है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो वही लिखा है, ए बी डैश बराबर भी टी बराबर बी ए डैश, इतना लिख लिए। इसके बाद सिंपली हमको क्या करना है कि बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये क्या है, बिंदु ए है, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का, देख सकते हैं यहाँ पे बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का क्या करते हैं, ए बी डैश त्रिज्या का एक क्या करते हैं, यहाँ से एक चाप खींचते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे
ऐसे पकड़ कर और ऐसे हम चाप खींचते हैं। ए बी त्रिज्या का देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचते हैं तथा ए डैश से चाप पर ए डैश बी डैश खींच लेते हैं तथा ए डैश, यहाँ पे ए डैश है, ये क्या है ए डैश से बी डैश तक में हम क्या करते हैं, एक लकीर खींचते हैं, यानी कि एक लकीर खींच लेते हैं, ए बी खींच लेते हैं। जैसे जैसे ए बी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ए बी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसके बाद जो ये ए बी किरण है, जैसे जैसे हम इस ए बी को क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, वे ए डैश बी डैश के बीच सभी बिंदुओं से एक के बाद एक टकराते जाता है। ए डैश बी डैश के बीच सभी बिंदुओं से एक के बाद एक टकराते जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ए डैश और बी डैश है, तो ये किरणें क्या होता है, इससे टकराते जाता है, इससे टकराते जाता है, इससे टकराते जाता है, ए डैश इससे टकराते जाता है, तो ये इससे क्या होता है, टकराते जाता है, इस किरण से टकराते जाता है। अतः हैगन्स के अनुसार ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। हमने शुरू में ही कहा था कि ए डैश बी डैश क्या है, एक परावर्तित तरंगाग्र, ये दोनों क्या है, एक परावर्तित तरंगाग्र है। इसके बाद हम सिंपली देख लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश देख लेते हैं। इस फिगर में त्रिभुज ए बी डैश ए डैश हुआ एक त्रिभुज, इसके बाद ए बी डैश ए डैश क्या है, एक पहला त्रिभुज है। इसके बाद सिंपली ए बी ए डैश ये दूसरा त्रिभुज है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि ए बी ए डैश ए डैश ये दोनों क्या है, एक त्रिभुज है। तो लिखेंगे ए बी ए डैश, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। लिख सकते हैं कि ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश क्या है, एक त्रिभुज है तथा त्रिभुज है, लिख सकते हैं। इसके बाद इसका कोण ए बी ए डैश बराबर हो जाएगा कोण ए बी डैश ए डैश के। क्यों बराबर हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए बी और ए डैश ये क्या है, एक त्रिभुज है। इसके बाद ए बी डैश ए डैश क्या है, ये दोनों क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो थ्योरम होता है वो समकोण त्रिभुज में जब इसकी दो भुजा बराबर होते हैं वो त्रिभुज क्या होता है, बराबर हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए डैश, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक उभयनिष्ठ है, ए और ए डैश। देख सकते हैं कि ए बी ए डैश एक त्रिभुज है, ए बी डैश और ए डैश ये भी एक त्रिभुज है। तो इन दोनों में ये जो कर्ण है, ये भुजा है, ये एक भुजा है जो क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किससे, तो कर्ण से क। इसके बाद बी ए डैश बराबर ए बी डैश, इसके बाद क्या लिखा है, बी ए डैश बराबर ए बी डैश होगा। ये दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल होगा, तो देख लेते हैं कैसे इक्वल होगा। तो यहाँ पर बी और ए डैश और बी डैश ए डैश, बी से ए डैश तक और बी डैश से ए डैश तक पहुँचने में हमको भी टी समय लगता है और भी दूरी तय करना पड़ता है, यानी कि भी वेग से क्या होता है, माध्यम में फैन लगता है। तो बी से ए डैश तक पहुँचने में यहाँ पे क्या है, ए डैश है, क्या है यहाँ पे ए डैश है, ए डैश यहाँ तक पहुँचने में दोनों का क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। किससे, तो भुजा का। ये दोनों क्या है, भुजा इक्वल आपस में क्या है, इक्वल है, इसीलिए। इसके बाद ये स्वकभु यानी कि सर्वगाम समता से थ्योरम होता है। ये तीनों क्या है, एक सर्वगाम समता से है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ए डैश, इसके बाद सर्वगाम सम का ये चिन्ह है, और त्रिभुज ए बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा, दोनों सर्वगाम सम हो जाएगा। सर्वगाम सम हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा बी, सिंपली क्या हो जाएगा, इसमें बी और ए डैश क्या हो जाएगा, बी ए और ए डैश, बी ए और ए डैश बराबर जो हो जाएगा बी ए डैश और ए के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी ए और ए डैश एक त्रिभुज है,
और इसके बाद बी डैश ए डैश और ए क्या है, एक त्रिभुज है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद सिंपली हम लिख सकते हैं कि आई बराबर आर। जब ये दोनों कोण बराबर हो, त्रिभुज बराबर होंगे, तो इसका जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और यह परावर्तन का दूसरा नियम है। आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा अभिलंब एक ही समतल एक्स एक्स डैश पर स्थित है, जो परावर्तन का प्रथम नियम है। जो क्या है, परावर्तन का प्रथम नियम है। इसी से हैगेन्स का मेरा जो द्वितीयक नियम है वो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये यहाँ पे है, कहाँ है फिगर, देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ए बी आपतित तरंग है, ये आपतित किरण, तथा ये ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंग, तथा एक्स एक्स डैश अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित है, जो क्या है परावर्तन का प्रथम नियम है। जो क्या है, परावर्तन का प्रथम नियम है। इससे हमारा जो ये हैगेन्स का क्वेश्चन है ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि समतल पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर पहले बार है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ और बताते रहूँगा एग्ज़ाम तक। क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है, हैगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा समतल पृष्ठ से प्रकाश तरंगे के अपवर्तन की व्याख्या। क्या है, प्रकाश के तरंग के अपवर्तन की व्याख्या करें। एक और क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो हर एक साल पूछा जाता है। एक तो ये प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, और दूसरा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। क्या है, हैगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा समतल पृष्ठ से प्रकाश तरंगे के अपवर्तन की व्याख्या। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा ये क्वेश्चन है, हैगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा समतल पृष्ठ से प्रकाश तरंग के परावर्तन की व्याख्या। क्या यहाँ पे अपवर्तन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन परावर्तन की। ये दो क्वेश्चन हर एक साल रिपीट किया जाता है। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक, हैगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो फिगर होता है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो फिगर के द्वारा ही आप जितने भी डेरिवेशन होते हैं वो आप खुद से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने परावर्तन में लिया था एक पृष्ठ, ऐसे ही एक पृष्ठ यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पृष्ठ ले लिया। यहाँ पे क्या किया, एक सबसे पहले एक पृष्ठ ले लिया, जो कि एक समतल पृष्ठ है बोल सकते हैं। तो ये पृष्ठ जो है यह क्या है, दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। इसमें मान लेते हैं यहाँ पे एक पहला माध्यम जो विरल माध्यम है, और यहाँ पे इस माध्यम को सघन माध्यम मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, या इसे सघन मान लीजिए, या इसे विरल मान लीजिए। जो मान से हम यहाँ पे इसे विरल मान लिया और इसे सघन मान लिया। तो ये क्या है, ये जो है दो माध्यमों का बीच का या दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। ठीक है, इसके बाद जिस तरीक़ा से उसमें मैंने दो समांतर किरण लिया था, इसी प्रकार से इसमें भी दो समांतर किरण लेंगे। तो सबसे पहले ये एक समांतर किरण हो गया, ठीक है, और दूसरा भी क्या लेंगे, एक समांतर किरण लेंगे। इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसे x और इसे x डैश मान लेता हूँ, x डैश मान लिया। ठीक है, इसके बाद सिंपली हमको यहाँ पर एक तरंगाग्र देना होगा। तरंगाग्र, ये तरंगाग्र जो क्या है, एक आपतित तरंगाग्र है। क्या है, एक आपतित तरंगाग्र है। हम जानते हैं कि किसी भी प्रकाश के लंबवत होता है तरंगाग्र। क्या होता है, किसी भी प्रकाश का लंबवत होता है तरंगाग्र। क्या होता है, किसी भी प्रकाश के लंबवत होता है तरंगाग्र, ये होता है। और इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से एक चाप खींचेंगे, यहाँ से एक प्रकार लेके यहाँ पे क्या खींचेंगे, सिंपली सा यहाँ से एक चाप खींचेंगे। तो मान लो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, तो सिंपली इसके बाद इसे हम मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से भी एक हम प्रकार लेके यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। तो मान के चलो यहाँ पे कट गया, तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, सिंपली सा हम इसे मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तो मिला दिए। इसके बाद सिंपली
किसी भी प्रकाश के लंबवत होता है तरंगाग्र, तो सिंपली हम यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। और इसे प्रकाश के लंबवत होता है तरंगाग्र, तो ये लकीर बढ़ा। इसके बाद यहाँ तक हम कर लिए। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे इसे ए और इसे बी नाम दे देते हैं और इसे बी डैश नाम दे देते हैं। यहाँ पे एक चाप लिए हैं और यहाँ पे इसे हम ए डैश नाम दे देते हैं। इतना कर लिए। और यहाँ पे अभिलंब होता है तो अभिलंब दे दिए, और यहाँ पे भी अभिलंब होता है तो सिंपली से हम यहाँ पे क्या दे दिए, एक अभिलंब दे दिए, ठीक है। इस तरीक़ा से आप फिगर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉपी में अब बताता हूँ कि किस तरीक़ा से होता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से मैंने यह फिगर बनाया है। और सिंपली यहाँ पे हम आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बनता है, आपतन कोण बनता है, जिसे आई से डिनोट्स करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या दे दिए, तो आई दे दिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे परावर्तन कोण अभिलंब के बीच परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनता है आर परावर्तन कोण, तो इसे हम सिंपली आर दे दिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इतना तक डिनोट्स कर लिए। क्या किया, सबसे पहले एक पृष्ठ ले लिए जो क्या है दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है। इसके बाद दो किरण ले लिए जो कि क्या है, दो किरण समांतर है, दो समांतर किरण ले लिए। और यहाँ पे क्या किए, एक तरंगाग्र ले लिए। यहाँ पे क्या लिए, एक तरंगाग्र ले लिए जो कि आपतित तरंगाग्र है। और इसके बाद सिंपली यहाँ से हम एक कटान बिंदु यहाँ पर लिए और एक कटान बिंदु यहाँ पे चाप खींचे और सिंपली उसे हम क्या किए, अभिलंब उसे हम क्या किए, सिंपली सा मिला दिए। इसे क्या किए, सिंपली सा मिला दिए। और यहाँ पे भी क्या है, किसी भी प्रकाश के लंबवत जो होता है तरंगाग्र होता है, तो सिंपली हम यहाँ पे हम क्या खींच दिए, एक तरंगाग्र खींच दिए। तो इस तरीक़ा से ये होगा। इसका नाम हम दे, पृष्ठ का नाम एक्स एक्स डैश दे दिए और इसका नाम ए बी दे दिए और आपतन कोण आई हो गया, या परावर्तन कोण आर हो गया। सिंपली इस तरीक़े से अब सिंपली जो जो इस फिगर में है वही हमको आगे डेरिवेशन में लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही फिगर होता है। आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो आप इस फिगर में जो जो किए हैं वो सारा डेरिवेशन हमको यहाँ पे लिखना है। तो सिंपली सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि माना कि एक्स एक्स डैश दो माध्यमों के बीच का सीमा पृष्ठ है। क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्स डैश क्या है, दो माध्यमों के बीच का सीमा पृष्ठ है, बीच का सीमा पृष्ठ है। माना कि इन माध्यमों में किसी तरंग का वेग v1 तथा v2 है। हमने क्या मान लिया कि इन माध्यम जो है ना, ये दो माध्यम है, या इसे विरल मान लीजिए या इसे विरल मान लीजिए, विरल सघन सघन विरल जो मानना चाहें। तो देख सकते हैं इन माध्यमों का जो है ना, किसी माध्यम में किसी तरंग का वेग v1 है, मान के चलो इसका वेग v1 है और इसका वेग क्या है, v2 है, ये मान लिया। इन माध्यमों में किसी तरंग का वेग v1 तथा v2 है। इसके बाद क्या मान लिया, पहले माध्यम में समतल तरंगाग्र ए बी, ये जो पहला माध्यम है, देख सकते हैं कि ये पहला माध्यम है, ऊपर वाला क्या है, एक पहला माध्यम। तो पहले माध्यम में समतल तरंगाग्र ए बी, देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ए बी जो क्या हो रहा है, तिरछी आपतित हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहले माध्यम में समतल तरंगाग्र ए बी तिरछी आपतित होती है, यही लिखा है कि पहले माध्यम में समतल तरंगाग्र ए बी तिरछी आपतित होती है तथा टी बराबर 0 समय पर जो है टी बराबर 0 समय पर सीमा पृष्ठ एक्स एक्स डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। तो ठीक है, पहले माध्यम में ये ए बी किरणें क्या होती है, तिरछी आपतित होती है। इसके बाद क्या मान लिया कि माना कि टी बराबर 0 समय पर ये जो एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश का सीमा पृष्ठ जो होता है उसके ए बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। माना कि टी बराबर 0 समय पर सीमा पृष्ठ एक्स एक्स डैश को ए बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। टी बराबर 0 समय पर क्या करता है, ए बिंदु पर क्या करता है, तरंगाग्र ये जो है ए बी तरंगाग्र ए बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। कितने समय में, टी बराबर 0 समय में ए बिंदु पर स्पर्श करता है, ये लिखा हुआ है, बिंदु पर स्पर्श करता है। तथा तरंगाग्र के बिंदु बी को क्या है, तथा तरंगाग्र के बिंदु बी को सीमा पृष्ठ के ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। इसके बाद सिंपली क्या लिखना है कि तरंगाग्र का बिंदु ये बी है, क्या है, तरंगाग्र का बिंदु बी जो है, तरंगाग्र का बिंदु बी ए डैश तक, यहाँ पर देख सकते हैं ए डैश तक पहुँचने में इसको कितना समय लगता है, तो टी समय लगता है। तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुँचने में टी समय लगता है, ये लिख दिए, टी समय लगता है। इसके बाद हम क्या किए कि इसीलिए क्या हो जाएगा, बी ए डैश बराबर v1t। अब बोलेंगे कैसे कि बी ए डैश बराबर v1t के बराबर हो जाएगा, ये इस तरीक़ा से देख सकते हैं। यहाँ पे बी और ए डैश है, बी ए डैश है, इसका यहाँ से यहाँ तक आने में हमको कितना
टी समय लगता है, और वेग क्या है, यह पहला माध्यम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, v1t हो जाएगा, बी ए डैश बराबर v1t हो जाएगा। सिंपली सा ये लिख लिए हैं। इसके बाद सिंपली जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है, वह सीमा पृष्ठ ए तथा ए डैश के बीच के बिंदु से टकराते जाता है। क्या, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी, तो देख सकते हैं कि ये तरंगाग्र ए बी है, ये क्या है, एक तरंगाग्र ए बी है। तो इस तरंगाग्र ए बी को हम इसमें दिखाते हैं, यही है, यही क्या है, एक तरंगाग्र ए बी है। इस तरंगाग्र ए बी को हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सीमा पृष्ठ जो एक्स एक्स डैश है ना, ये एक्स एक्स डैश है, यहाँ पे जो ए और ए डैश यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए और ए डैश के बीच के बिंदु से क्या होता है, टकराते जाता है। जैसे जैसे ए बी जो ए बी किरण है या ए बी तरंगाग्र है, ए बी तरंगाग्र को हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ाते हैं, वो क्या होता है, ए तथा ए डैश के बीच के बिंदु से क्या होता है, टकराते जाता है, यही लिखा है। इसके बाद सिंपली हम आगे लिखेंगे, टकराते जाता है, बिंदु से क्या होता है, टकराते जाता है। इसके बाद हम आगे लिखेंगे अतः हाइगन्स के अनुसार, सिंपली क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम ये अतः हाइगन्स के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलने लगती है। क्या होती है, अतः हाइगन्स के अनुसार ये जो हमने ये बिंदु माना है, तो इससे ये जो निकल रहा है ये क्या है, एक द्वितीयक तरंगिका है। अतः इन बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलने लगती है, ठीक है, निकलने लगती है, निकलने लगते हैं, जो पहले माध्यम में v1 तथा दूसरे माध्यम में v2 वेग से चलने लगती है। जो ये हमने ये इसे क्या मान लिया है, v1 यानी कि पहला माध्यम, और इसे हम क्या मान लिए, v2 यानी कि दूसरा माध्यम। ये क्या होती है, पहले माध्यम में v1 वेग से, दूसरे माध्यम में v2 वेग से क्या होती है, चलने लगती है, चलने लगती है, वेग से चलने लगती है। सबसे पहले क्या लिखा है इसके बाद, सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं। क्या होता है, सबसे पहले ये जो सबसे पहले है ना बिंदु ए, ये है सबसे पहले बिंदु ए, तो सबसे पहले बिंदु ए से क्या होती है, द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती है। सबसे पहले किससे निकलती है, तो बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती है, ठीक है, बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती है, तथा टी समय में दूसरे माध्यम में ए बी डैश दूरी तय कर लेती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती है, तथा टी समय में क्या कर लेती है, टी समय में, ये दूसरा माध्यम है, टी समय में सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती है, तथा टी समय में जो दूसरा माध्यम है बी डैश दूरी तय कर लेती है। क्या कर लेती है, दूसरे माध्यम के बी डैश दूरी तय कर लेती है टी समय में, ठीक है, इतना लिख देना है। इसके बाद हमको करना क्या, दूसरे माध्यम में ए बी दूरी तय कर ले, ठीक इसी समय में तरंगाग्र का बिंदु बी पहले माध्यम में बी ए डैश चलकर ए डैश दूरी तय कर लेती है। क्या बोला, ठीक इसी समय में तरंगाग्र का बिंदु बी पहले माध्यम में बी ए डैश चलकर ए डैश दूरी तय कर लेती है या तक पहुंच जाती है। क्या बोल रहा है, ठीक इसी समय में जब ये ए डैश ए जो है ए चलकर बी डैश दूरी तय कर देता है टी समय में, ठीक इसी समय में क्या होता है कि ये जो बी बिंदु है, बी बिंदु ठीक इसी समय में यानी कि टी ए समय में ठीक बी बिंदु है जो चलकर ए डैश तक पहुंच जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि बी बिंदु बी ए डैश चलकर ए डैश तक क्या होती है, पहुंच जाती है। इसे हम सिंपली लिख सकते हैं, ये जो बिंदु है चलकर टी ए समय में ठीक इसी समय में बी बिंदु चलकर ए डैश तक पहुंच जाती है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे क्या पहुंच जाती है, जहां से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलनी प्रारंभ होती है या चलनी प्रारंभ करती है। अब यहीं से क्या होता है, द्वितीयक तरंगिकाएँ चलनी प्रारंभ कर देती है। यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलनी प्रारंभ कर देती है, द्वितीयक तरंगिका क्या होती है, चलनी प्रारंभ कर देती है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो ए और बी डैश, तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि ए बी डैश जो इक्वल होगा v2t के। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में हमको v2 यानी कि दूसरा माध्यम है इसलिए दूसरा माध्यम और t का समय लगता है, तो इसके इक्वल हो जाएगा, तथा क्या हो जाएगा, तथा जो हो जाएगा ये जो b है a डैश तक आने में v1 यानी कि पहले माध्यम में v1 वेग से t इतना समय लगता है, तो क्या हो जाएगा कि b a डैश इक्वल v1t हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली है बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर, तो यहाँ पे है क्या है, ये क्या है बिंदु ए, यहाँ पे क्या है बिंदु ए, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या करते हैं, सिंपली बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या, ए बी त्रिज्या का क्या करते हैं, एक गोलीय छाप करते हैं। इस बिंदु को हमने केंद्र मान लिया और ए बी त्रिज्या का क्या खींचा, एक गोलीय चाप खींचा। कुछ इस तरीक़ा से हमने क्या खींचा, एक गोलीय चाप खींचा। यहाँ से केंद्र मानकर हमने क्या किया, इस तरीक़ा से कुछ गोलीय चाप खींचा। ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये ए है, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक गोलीय चाप खींचा। बिंदु ए को केंद्र मानकर क्या किया, ए बी त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचा तथा बिंदु ए डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच दिया। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का चाप खींचा तथा बिंदु ए डैश से, बिंदु ए डैश से जो होता है ए डैश से, हमने ए डैश से बी डैश तक क्या किया, एक चाप खींचकर इसे क्या किया, मिला दिया। चाप खींचकर इसे क्या किया, हमने इसे मिला दिया। ए डैश और बी डैश से हमने क्या किया, इसे चाप खींचकर सिंपली सा मिला दिया कि यह क्या है, एक ए डैश है, कि ए डैश है। तो हम सिंपली जो कॉपी में फिगर बना है उसमें भी दिखा देते हैं। हमने क्या किया कि बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का गोलीय एक चाप खींचा, गोलीय एक चाप खींचा तथा ए डैश से बी डैश को क्या किया, स्पर्श कर दिया, यानी कि मिला दिया। बी डैश और ए डैश को क्या किया, मिला दिया। ठीक है, कितना मिला दिया, मिला दिया, ए तथा ए डैश के बीच के मिला दिया। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आपतित क्या है कि जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, ए तथा ए डैश के बीच के सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ एक साथ ए बी डैश को स्पर्श करेगी, अतः ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र होगा। ए बी डैश क्या होगा, फिर से देख लेते हैं कि जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, आपतित तरंगाग्र इसमें कौन है, देख सकते हैं कि यह क्या है, एक ये जो किरण है ये क्या है, आपतित तरंगाग्र है। जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र को हम आगे बढ़ाएंगे, वो जब आगे बढ़ेगा ए तथा ए डैश, यहाँ पे देख सकते हैं, वह सिंपली आगे की ओर बढ़ाएंगे, ए तथा ए डैश के बीच के बिंदु से क्या होगा, एक के बाद एक टकराएगा, एक के बाद एक टकराएगा, यही बात है। एक के बाद क्या होगा, एक के बाद एक बीच के सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिका एक साथ इससे टकराएगा तथा इन बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका, इन बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ एक साथ ए बी डैश को स्पर्श करेगी, स्पर्श करेगी, ए बी डैश को स्पर्श करेगी। तो यहाँ से जब द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेगी, जो एक साथ जो निकलेगी, वह सिंपली क्या करेगी, ए बी डैश को क्या करेगी, सिंपली सा स्पर्श करेगी। ये किरण जब निकलेगी एक साथ, वो क्या करेगी, ए बी डैश को क्या करेगी, सिंपली सा स्पर्श करेगी। यही बात हमको लिखना है, ए बी डैश को क्या करेगी, सिंपली सा स्पर्श करेगी, स्पर्श करेगी। इसके बाद आगे हमको लिखना है कि अतः ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र होगा। ए डैश बी डैश क्या होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा। तो ए डैश बी डैश क्या होगा, इसमें जो ये ए डैश बी डैश लिखे हैं ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो ए डैश बी डैश लिखे हैं ये क्या होगा, एक सिंपली सा अपवर्तित तरंगाग्र होगा। इतना तक डेरिवेशन हम इस फिगर से खुद से भी लिख सकते हैं। अपने ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा वैसे ही लिखिएगा, आप खुद से कुछ नियम को उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना उल्टा भी नहीं लिखिएगा। ये जो जितना भी डेरिवेशन है इस फिगर के द्वारा आप खुद से भी लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपली हम इसे प्रूव करते हैं। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक त्रिभुज ए बी ए डैश ले लिया। क्या लिया, त्रिभुज ए बी ए डैश। तो सिंपली हम ए बी ए डैश देख लेते हैं। इसी में देख लेते हैं कि यहाँ पे ए है, सेम फिगर में ए बी, और यहाँ पे क्या है, सिंपली ए डैश है। क्या हो गया, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। कॉपी में भी देख लेते हैं कि ए बी ए डैश कहाँ पे है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ए, इसके बाद बी,
और इसके बाद सिंपली हम ए डैश, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ए, और इसके बाद बी गया, बी के बाद सिंपली सा हम यहाँ पे कहा गया ए डैश गया, तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। सिंपली सा क्या हो गया, ए बी और ए डैश एक त्रिभुज हो गया। यही ले लिया ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में क्या किया, ए बी ए डैश में। इसका साइन आई बराबर बी ए डैश बाय ए डैश, साइन आई, साइन ही क्यों लिया, क्योंकि यह साइन आई पे ही प्रूव्ड होगा। अगर कॉस भी लीजिएगा तो उस पर नहीं होगा प्रूव्ड, होने के लिए हो सकता है कुछ भी प्रूफ, लेकिन साइन आई थोड़ा सिंपल बना इसलिए साइन आई ले लिया। तो साइन आई ये पे क्या है, हमने मान लिया साइन आई, क्या मान लिया, साइन आई। तो साइन आई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, पी यानी कि लंब बट्टा कर्ण, आई मान लिए। तो हम जानते हैं कोण के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, और लंब, इसके बाद कर्ण क्या होगा, ये लंब हो गया, लंब के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा सिंपली सा, ये लंब हो गया, लंब के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो सिंपली हम लिखेंगे साइन आई बराबर पी बाय एच होता है, तो यानी कि बी ए डैश, बी ए डैश अपॉन ए डैश, ये होगा ना। साइन आई बराबर, साइन आई बराबर लंब पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है, तो यहाँ पे लंब है बी ए डैश, तो लिखेंगे बी ए डैश, बी ए डैश, इसके बाद बट्टा का चिन्ह देंगे, इसके बाद पी बाय एच, एच होता है कर्ण, तो कर्ण इसमें क्या हो गया, लंब के जो सामने वाला होता है वही कर्ण होता है, तो ये ए डैश क्या हो गया, एक कर्ण हो गया। तो लिखेंगे सिंपली ए डैश, इतना लिख लिया। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू बी ए डैश, बी ए डैश को हमने क्या माना है, तो V1T और ए डैश, V1T कैसे माने हैं, तो बी ए डैश जो क्या है पहला माध्यम है और टी समय लगता है, इसे मैंने इस यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ए डैश जो है V1T के बराबर है, बी ए डैश जो है V1T के इक्वल है, तो बी ए डैश की जगह, तो बी ए डैश की जगह हम सिंपली V1T लिख सकते हैं, और ये जो ए बाय ए डैश है इसे हमने ऐसे रहने दे, और इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन हमने क्या मान लिया, इसे फर्स्ट मान लिया। देख सकते हैं वही की हैं कि बी ए डैश जो है इसको हम ए डैश, बी ए डैश और ए डैश, सिंपली साइन है बराबर बी ए डैश को V1/T अपॉन ए डैश, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, क्योंकि हम जानते हैं चूँकि लिखा हुआ है बी ए डैश बराबर V1T इसके इक्वल होता है। इसके बाद क्या किए, फिर त्रिभुज ले लिए, फिर त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, फिर त्रिभुज हम क्या ले लिए, बी ए डैश ए में। इसके बाद हम सिंपली क्या लिए, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं ए बी ए डैश, हमने क्या ले लिया, सिंपली ए बी डैश ए डैश, यहाँ पे एक फिर क्या ले लिया, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, यही लिया है ना, साइन त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, यही क्या है, बी मतलब ए बी डैश ए डैश में, इतना ले लिए। साइन आर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे साइन आर, आर हम ऐसे लिखते हैं, आप लोग शायद ऐसे लिखते होइएगा, तो आप जैसे आर लिखिए। तो साइन आर इक्वल टू जो हो जाएगा, ये कौन है, कौन के सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है, साइन का पी बाय एच होता है, साइन का क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि लंब बटा कर्ण पी, तो ये क्या है, ए बी डैश बाय कर्ण, ये लंब है, तो लंब के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ए डैश, लंब है, लंब के सामने वाला क्या होगा, ये क्या होगा, ए डैश, क्या जो कि कर्ण है, तो ए डैश, इतना मान लिए। और इसके बाद सिंपली यहाँ पे ए बी डैश को हम लिख सकते हैं क्या, V2T अपॉन ए डैश का ए डैश हो जाएगा, इतना हो जाएगा V2T और ए डैश का ए डैश। कैसे, तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो है
बी बी डैश को जो कि दूसरा माध्यम है और टी समय लगता है, ये हमने इस डेरिवेशन में लिखा हुआ है कि ए बी डैश जो है वी टू टी के इक्वल है। ए बी डैश जो है बी टू टी के इक्वल है, ये हमने लिखा है। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, यहाँ पर सिंपली सा साइन आर बराबर वी टू टी और ए डैश इक्वेशन 2 इसे मान लिया, क्योंकि ए बी डैश बराबर वी टू टी होता है। इसने हम डेरिवेशन फिगर से देखा है। ठीक है, इसके बाद क्या किए, समीकरण 1 में 2 से भागा दे दिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या किए, भागा दे दिए। तो साइन आई बाय साइन आर जैसा है वैसे, और जो भी साइन आर और साइन आई और साइन आर को हम क्या किए, एक जगह कर लिए। और जो वी वन टी और ए डैश अपॉन वी टू टी अपॉन ए डैश, यहाँ से तो आप खुद भी कर सकते हैं। और इसके बाद सिंपली जो बट्टा में रहता है ये सिंपली यहाँ से ऊपर जाता है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी ए इस दोनों को काट सकते हैं। नहीं आता है तो सिंपली आप गुना का चिन्ह दीजिए, ये ऊपर जाएगा, ये बट्टा में, ये क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर चले जाएगा। तो साइन आई बट्टा साइन आर, तो वी वन टी जो है वही, और ये जो है वही, और ये क्या आ जाएगा, ऊपर में आ गया और ये बट्टा में आ गया। ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ए डैश को सिंपली काट सकते हैं। तो ये यहाँ से कट गया, तो साइन आई बट्टा साइन आर बच गया, साइन आर बटा साइन आर। तो वी वन टी वी टू टी बराबर क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। यह क्या है, साइन आर बटा साइन आर क्या है, एक नियतांक है। यह आपने किस में पढ़ा है, तो यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। साइन ए बटा साइन आर क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपतित तरंगाग्र ए बी अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, देख सकते हैं इस फिगर में, आपतित तरंगाग्र ए बी अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा अभिलंब एक्स एक्स डैश तथा सीमा पृष्ठ यानी कि अभिलंब एक्स एक्स डैश क्या है, तीनों एक ही तल में है। जो क्या है, जो अपवर्तन का प्रथम नियम है। लिख सकते हैं आपतित तरंगाग्र ए बी अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा अभिलंब तीनों एक ही सीमा पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर स्थित है, या एक ही तल पर स्थित है। जो अपवर्तन का प्रथम नियम है, क्या है, जो अपवर्तन का प्रथम नियम है। और यहीं से हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड, और यहीं से हमें 5 नंबर मिल जाता है। जो हर एक बार क्वेश्चन या तो प्रावर्तन या फिर अपवर्तन हाइगन्स के द्वितीयक नियम के आधार पर व्याख्या करे, हर एक साल पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।